नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो इतिहास की जो डेट को समझने के लिए जो शब्दावलियाँ होती हैं उस पे मेरा वो लास्ट वीडियो था। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको इतिहास खंड को पढ़ने में जो है काफ़ी हेल्प करेगा। फिर आज जो है हम औपचारिक रूप से जो है इतिहास जो है शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले जो है प्राचीन काल का इतिहास शुरू करेंगे। और प्राचीन काल के अंतर्गत भी कि किस आधार पर प्राचीन काल को विभाजित किया गया है और उसमें क्या क्या जो है अंतर थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि लिपि के आधार पे प्राचीन काल का विभाजन, मतलब इससे पता चलता है जो प्राचीन काल है उसका जो विभाजन है वो लिपि के आधार पर किया गया है। तो इसको भी हम मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, फिर दूसरा होता है आगैतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को हिंदी में आप इंग्लिश में बोलते हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर आप जो आगैतिहासिक काल है इसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और जो आपका ऐतिहासिक काल है इसको बोलते हो हिस्टोरिक पीरियड। अब इसके अंदर क्या है, जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसके अंदर क्या था, लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी मानव इस समय पे लिखना नहीं जानता था। अगर मानव लिखना नहीं जानता तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो लिखना नहीं जानता, तो इस टाइम पे जो है लिखित स्रोत भी आपके जो है लिखित स्रोत जो है इस टाइम पे वो उपलब्ध नहीं होंगे। फिर आपका आता है कि लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे तो कौन से स्रोत थे इस काल के अध्ययन के लिए, तो इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध थे। अब आप पुरातात्विक स्रोतों में आप मोटा मोटा ये समझ लो, जो स्रोत होते हैं इतिहास का अध्ययन हम जिनके आधारों पे करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है पुरातात्विक, एक तो आपके होते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा आपके होते हैं लिखित स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होते हैं जैसे जितने भी आपके वहाँ से अवशेष मिलते हैं, जैसे अगर हम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इसको समझना चाहें तो वहाँ से जो पुरातात्विक स्रोत मिलने हैं उनके अंदर है आपका मृत भांड हो गए, मृण मूर्तियाँ हो गई, पासे हो गए, जितने भी वहाँ पे संरचनाएं मिली हैं, ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जो मोहरें मिली हैं, मनके मिली हैं, वो सारी जो भी उस टाइम पे जो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोग रह रहे थे या किसी भी समय पर कोई भी सभ्यता के लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो चीज़ें उपयोग में लाई जा रही थी उन चीज़ों का मिलना ही जो है पुरातात्विक स्रोत आपका कहलाता है, इंग्लिश में रिमेन्स बोलते हैं। फिर आपका आता है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत वही रिटर्न टेक्सेस जो भी आपको मिलते हैं वो आपके लिखित स्रोत कहलाते हैं। तो जायज़ सी बात है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें लिपि नहीं है तो आपके लिखित स्रोत भी उपलब्ध नहीं होंगे। तो लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे तो केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा काल है जिसके अध्ययन के लिए सिर्फ जो है पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, तो आपका आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद जो है मानव जो है इस काल में क्या था, असभ्य था, बर्बर था, वो जो है शिकारी जीवन व्यतीत करता था, खाद्य संग्रहण करता था, मतलब फूड गैदरिंग। तो ये आपका होता है, ये प्रागैतिहासिक काल होता है। फिर इसके बाद आता है आगैतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, आपका लिपि का विकास तो हो गया होता है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो अगर फिर हम इस काल में स्रोतों की बात करेंगे तो लिपि का विकास हो गया है, इसलिए आपके लिखित स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी इस टाइम पर थे। तो फिर क्या है कि स्रोत तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको आगैतिहासिक काल कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहते हैं। कभी कभी ये चित्रात्मक शब्द जो है या पिक्टोग्राफी को देवनागरी में लिख के भी दे देते हैं, इसीलिए आप इसको पता होना चाहिए कि इसको चित्रात्मक को ही इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहते हैं। तो इसीलिए ये चित्रात्मक थी, इसीलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर आपका आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या था कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत किया या इस प्रकार से अपनी जो सूचनाएं या नॉलेज थी इस प्रकार से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करी कि वो आसानी से उसको समझ सकते थे। इसीलिए वैदिक सभ्यता को भी आप आगैतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखोगे। फिर जो आगैतिहासिक काल होता है इस काल में क्या होता है, जो है मानव जो है कृषि अर्थव्यवस्था शुरू कर देता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि आधारित होती है, वो कृषि करना शुरू कर देता है। और इसी काल में जो है आगैतिहासिक काल में ही आपका आता है ताम्रपाषाण काल। इसी को ही आप बोलते हो जो संक्रमण का काल जो आपका होता है, ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो आपका
ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता भी एक कांस्ययुगीन सभ्यता या ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मतलब तांबे और पाषाण मतलब पत्थर। तांबे और पत्थर का उपयोग जिस सभ्यता में होने लग गया उसी को हम ताम्रपाषाण सभ्यता कहते हैं। फिर हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता है, इंग्लिश में हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, जो आपका 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम होता है, वो सारे जो टाइम पीरियड उसके बाद का होता है प्राचीन काल का, वो सारा ऐतिहासिक काल में आता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इस काल में आपके पास जो है लिपि भी मौजूद होती है, और जो लिखी गई है लिपि उसको पढ़ा जा सका है। तो इसके लिए भी आपके दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं। लिपि जो है, आप लिखित स्रोत जो है इस काल में उपलब्ध होते हैं इस काल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए। उदाहरण है आपका जैसे बौद्ध काल हो गया, महाजनपद, मौर्य। फिर उसके बाद इस समय में ऐतिहासिक काल में जो मानव होता है वो सभ्य हो जाता है, वो बर्बर से निकलकर सभ्य हो जाता है। इसी टाइम पे काफ़ी हद तक, मतलब एकदम से नहीं होता, ट्रांजिशन पीरियड आता है आपका ताम्रपाषाण काल के आसपास या आगे ऐतिहासिक काल के आसपास, धीरे धीरे स्टार्ट करता है, फिर इस टाइम पे बिल्कुल सभ्य होता है। और जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में बर्बर होता है। तो ये हमने जो है प्राचीन काल का इतिहास जो है हमने पढ़ा। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि प्राचीन काल के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और जो विभाजित करने का जो आधार है वो ये है कि किस काल में लिपि का विकास हो गया, किस काल में लिपि का विकास तो हो गया लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, और एक काल ऐसा जिस काल में लिपि का विकास भी हो गया और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो सबसे पहला आपका आता है यही प्रागैतिहासिक काल, फिर आग्नेयतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इस काल में क्या होता है कि लिपि जो है मौजूद ही नहीं होती, और इस काल के अध्ययन के लिए सिर्फ पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो उपलब्ध होते हैं। मानव जो होता है वो बर्बर होता है, जो शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा होता है, खाद्य संग्रहण पर निर्भर होता है, कंदमूल वगैरह खाता है। फिर इसके बाद जो आगे ऐतिहासिक काल होता है, इस काल में आपकी लिपि मौजूद होती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में क्या था, लिपि थी ही नहीं। इस काल में क्या हो जाता है, लिपि थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इस काल के जो स्रोत होते हैं अध्ययन के लिए वो पुरातात्विक और लिखित दोनों होते हैं। इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है, मानव स्थायी रूप से रहने लग जाता है, और ताम्रपाषाण काल जो है वो आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है, और ताम्रपाषाण काल को ही संक्रमण का काल कहते हैं। फिर आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल जिस काल की जो है लिपि पढ़ी जा चुकी है, और जिस काल के ग्रंथों का जो अध्ययन है उस काल के इतिहास के पूर्णावलोकन या पूर्णालेखन में किया जाता है उपयोग उनका। फिर आपका इसके अंदर भी दोनों स्रोत उपलब्ध होते हैं, पुरातात्विक और लिखित। और इस काल के उदाहरण है ये बौद्ध, जैन, जनपद, मतलब 600 BC के बाद जितना भी बिफोर क्रिस्ट के बाद जितने भी आपकी सभ्यता या टाइम पीरियड आया प्राचीन काल में, वो सारा आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, और इसमें जो मानव होता है वो सभ्य हो जाता है। तो ये आपका जो है मोटा मोटा रहा कि किस प्रकार से जो प्राचीन काल है उसको किस आधार पर विभाजित किया जाता है, उसमें किस प्रकार से विकास होता है। फिर ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी आगे और भागों में भी बांटा जाता है, उसको बोलते हैं हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो वो जो है, मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक कालों को और 3 भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद उसमें से जो सबसे पहला वाला काल आपका पुरापाषाण काल होता है उसको और 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और उनको विभाजित करने का आधार क्या होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा, सहायक होगा आपकी जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, या आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सहायक लगा है तो इसको और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले टाइम पे जो अगला वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।